तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी उम्मीदों को जिंदा करते हुए और कार्यपालिका के सर्वोच्च अंग राज्य के राजभवन में पदस्थापित राज्यपाल तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए आए हैं। वहां से जो प्रदूषित जल बाहर आने लगा, उससे लगातार बहुत सारी बीमारियां होने लगी और लोग तब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तंग आ गए जब एक मासूम सा 8 साल का बच्चा, जिसकी अगर तस्वीर आप देखेंगे तो शायद बहुत डरावनी दिखेगी। जितना छात्र नेता से राजनेता बने जयराम महतो रांची पहुंचे हैं। रामगढ़ से रांची पद यात्रा कर अपनी बातें जनता के बीच रखने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ राज्यपाल से मुलाकात कर जो समस्या रामगढ़ के लोगों को हो रही है वो समस्या राज्यपाल के पास भी रखेंगे। जल, जंगल, जमीन के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर जयराम महतो अपनी बात लोगों के बीच में रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयराम महतो। बातचीत करेंगे कि जल, जंगल, जमीन को लेकर लगातार आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं। क्या कुछ मुद्दा को लेकर आप रांची पहुंचे, वो भी पद यात्रा कर रामगढ़ से रांची आए हैं? सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का धन्यवाद करना चाहेंगे और स्पष्ट है आज बूढ़ाखाप समेत कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लोगों की उम्मीदें लगभग छिन्न भिन्न हो गई हैं। तो आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपनी उम्मीदों को जिंदा करते हुए और कार्यपालिका के सर्वोच्च अंग राज्य के राजभवन में पदस्थापित राज्यपाल तक अपनी फरियाद पहुंचाने के लिए आए हैं। दरअसल मामला है आज से विगत लगभग 12-15 वर्ष पूर्व या उससे कई 2-4 वर्ष ज़्यादा ही कह सकते हैं, आलोक स्टील लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना होती है, जिनके मालिक शायद रामचंद्र रोंगटा हैं। और उस कंपनी ने पहले लकड़ी संबंधित कार्य उत्पादन करना आरंभ किया था, फिर धीरे धीरे वायरन होते हुए अन्य कार्यों को करने लगी। उसी क्रम में क्या हुआ कि कंपनी के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ जिसको छोड़ा जाने लगा खेतों में, उससे क्या हुआ, खेतों की जो ज़मीनें हैं वो बंजर होने लगी। वहाँ से जो प्रदूषित जल बाहर आने लगा, उससे लगातार बहुत सारी बीमारियां होने लगी और लोग तब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तंग आ गए जब एक मासूम सा 8 साल का बच्चा, जिसकी अगर तस्वीर आप देखेंगे तो शायद बहुत डरावनी दिखेगी। जितना उसका सर का साइज़ था उतना बड़ा उसका घाव का साइज़ था। तो उस कैंसर से पीड़ित होकर विगत 2-3 महीने पूर्व उसकी देहांत हो जाता है। उसके बाद ये आंदोलन जो है, लोग उसमें आक्रोशित होते हैं और लगातार कंपनी के खिलाफ अपनी आवाज़ को गोलबंद करते हैं, बुलंद करते हैं और लगातार अपने एक असंवैधानिक सिरे से आंदोलन की अगुवाई करते हैं। इससे समस्या क्या हुई कि जो आसपास का जीवन है, जो आसपास का माने लोगों का, जहाँ से वो खेती बाड़ी करते हैं, बाकी अगर दूसरे गांव में हम चले जाएं तो जैसे बैगन, टमाटर जो होता है, जो हमारी साग सब्जियां होती है, उनके जो पौधे की हाइट होती है और जो बूढ़ाखाप के आसपास आने वाले गाँव, उनकी हाइटों में भी अंतर होने लगा। उसके बाद जो हमारा चावल है, उस चावल के रंग में बदलाव आने लगा। जो हमारा पानी है, उस पानी में का रंग में बदलाव आने लगा और उससे मिलाकर बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाकायदा हमारे पास लिस्ट है, मैं एक बार पढ़ के आपके चैनल के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले नीरज कुमार, जिनकी 8 साल की आयु में उसी कंपनी के प्रदूषण के कारण कैंसर होने से मृत्यु हो जाती है। अभी एक तेजलाल मुंडा है, उनकी 3 साल की बेटी है जो कैंसर से वो भी पीड़ित है, कारण वही कंपनी का प्रदूषण। आँख से ग्रसित हैं प्रीतम कुमार, जिनकी उम्र 3 साल है। टीबी से ग्रसित है सुनीता कुमारी मुंडा, जिनकी उम्र 18 साल है। बायां आँख में दिखना लगभग बंद हो चुका है कागेश्वर महतो, जिनकी उम्र 25 साल है। आँख में धुंधला दिखता है परी कुमारी, जिनकी उम्र 6 साल है। खून नहीं बनता है अंजनी कुमारी, जिनका खून नहीं बनता है, उम्र मात्र 4 साल है। दिल की बीमारी विजय कुमार महतो, जिनकी उम्र मात्र 32 साल है। कैंसर से पीड़ित हैं रोशन कुमार, दालेश्वर महतो के पुत्र, जिनकी उम्र 5 साल है। टीबी से पीड़ित हैं दीपेश्वर भुआ की उम्र 65 है। मनोज उम्र 65 है और टीबी से मृत्यु 2 लोगों की, बिकेश्वर मुंडा, झमन यादव। तो आप सोच सकते हैं कि आज किस प्रकार से मानव जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। इतनी बड़ी लिस्ट है मृत्यु होने की और अभी लोग मृत्यु होने की लिस्ट में हैं, यानी एक बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास। और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है जो आलोका लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है, या तो उस कंपनी को बंद किया जाए या फिर उसको जो प्रदूषण आता है उस पर कंट्रोल किया जाए, उस कंपनी को नियंत्रण में रखा जाए। नहीं तो मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपको दिखेंगी जो शायद मानव जीवन को वहां बर्बाद कर देंगी। और सबसे पहली बात, जब भी कोई कंपनी स्थापित होती है तो उसमें एक प्रदूषण संयंत्र लगाया जाता है, लेकिन आज तक जैसी कि जानकारी है फैक्ट्री में प्रदूषण संयंत्र की स्थापना नहीं हुई है। बाकायदा वो क्या कहती है कि वन भूमि कुछ है, शायद 36 से 50 एकड़ के आसपास वन भूमि है, उस वन भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है ताकि वहाँ प्रदूषण संयंत्र लगाया जा सके। फैक्ट्री 20 साल पुरानी है और आज आप प्रदूषण संयंत्र लगाएंगे, ये भी एक हास्य का विषय है। दूसरी बात, वन भूमि क्यों देंगे? वन भूमि
ग्रामीणों की होती है, उस पर समूह का अधिकार होता है, वन भूमि किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। उसको लेकर भी लोग चिपको आंदोलन के तर्ज पर महिलाएं अपनी साड़ी का टुकड़ा पेड़ों पर बांधकर आंदोलन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतलब एक अत्याचारी व्यवस्था वहाँ देखने को मिल रही है। उसी के खिलाफ ये आंदोलन है और लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पैदल चलते हुए लगभग कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी उम्र 90 वर्ष है, गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं। तो सोच सकते हैं बहुत पीड़ित हैं। इनके माथे की लकीरें, चेहरे की जो सिकन है, आप साफ देख सकते हैं कि आज लोकतांत्रिक देश में किस प्रकार इनके मानवीय मूल्यों का गला घोंटकर इस प्रकार की बेईमानी की व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है। और सबसे पहले बात, ये कंपनी खुद, जब भी कोई कंपनी स्थापित होती है बहुत सारे गाइडलाइन आते हैं जिनमें जल अधिनियम 1974 का अनुपालन नहीं कर रही है, वायु अधिनियम 1981 का उल्लंघन कर रही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन कर रही है, खतरनाक अपशिष्ट नियम 2016 का लगातार उल्लंघन कर रही है। तो कंपनी किसी भी प्रकार से जो मानक हैं, जो मापदंड हैं कंपनी को चलाने के लिए, उस मानकों पर खरा नहीं उतरती है। अतः इसलिए आज हम लोग राजभवन आए हैं। सवाल ये भी बनता है कि राजभवन क्यों? तो राजभवन को ऐसा मानते हैं कि राजभवन चंदे से नहीं चलता है, बाकी सरकारें चंदे से चलती है, मुख्यमंत्री चंदे से चुनकर आते हैं, विधायक सांसद चंदे से चुनते हैं, लेकिन राजभवन एक स्वतंत्र बॉडी होती है जो राष्ट्रपति के रूप के कार्य करती है। तो हम लोग राजभवन तक अपनी फरियाद सुनाने के लिए आए हैं। अगर जंगल में भी लगातार पेड़ काटी जा रही है, इसको लेकर भी आप हर वक्त अपनी आवाज़ को उठाते हैं, किस तरीके से इसको बचाने के लिए आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं? देखिए, जो भी रणनीति बनती है, जो भी संवैधानिक दायरे में रहकर पॉसिबल बनता है, हम लोग लगातार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और लगातार जल, जमीन, जंगल के साथ साथ हमारे जो लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के में उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय संज्ञान ले इस विषय पर और अविलंब अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी को नियंत्रण लगाए, इसकी विधायिका को आदेश दे ताकि कंपनी को नियंत्रण लगे और फिर वहाँ के जो लोग हैं वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, उनको दुविधा ना हो। क्या सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही जयराम जी? देखिए, आज तो लगभग मुझे लगता है कई सालों से आंदोलन चल रहा है, तो सरकार से उम्मीद टूटी है, तभी तो हम लोग आज राजभवन की ओर कुछ किए हैं। तो सरकार अगर सुनती हमारी तो हमें राजभवन आने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसीलिए हम लोग, सरकार ने हमारी नहीं सुनी, इसलिए आज हम लोग राजभवन के लिए आए हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है, क्या अपनी बात वहाँ तक लेकर जाइएगा? क्या आप लोग विधानसभा के समक्ष जाकर अपनी आवाज़ उठाइएगा? जी बिल्कुल, हम लोग का प्रयास होगा। बाकायदा हम लोग ड्राफ्टिंग के माध्यम से विधानसभा सत्र में हमारी बात को रखा जाए। इसको हम लोग लेटर बहुत जल्द उन तक सौंपने जा रहे हैं ताकि उस विषय को संज्ञान लेकर उस बात को भीतर रखा जाए। आप लगातार 1932 को लेकर अपनी आवाज़ को उठाते, इस बार कहा जा रहा है कि जो 4 विधेयक को राज्यपाल ने वापस लौटाया था, इस बार फिर से राज्य सरकार राज्यपाल को वापस भेजेगी। देखिए, मैं चाहूँगा कि हम लोग की आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा नहीं है। राज्य में कोई भी अगर बेहतर नियम लेके आता है उनका हम लोग समर्थन करते हैं, चाहे कोई सरकारें रहें। बिल्कुल बेहतर है अगर बिना त्रुटियों के साथ, और राज्यपाल महोदय को भी समझना चाहिए किसी देश में जो राज्य है हमारे, उस राज्य के अगर लोग, बहुत बड़ी आबादी अगर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ नियमों की मांग कर रही है तो उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी अन्य राज्य हैं, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, वहाँ तो इस प्रकार के नियम है जो उस राज्य के राज्यवासी को प्राथमिकता देती है। तो फिर झारखंड में भी प्राथमिकता मिले, बस ये होना चाहिए। सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट लागू होने के बावजूद भी तमाम आदिवासियों की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज सुभाष मुंडा जी नहीं रहे, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। शोक परिवार के प्रति ढांढस, मैंने संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। उस परिवार को एक मजबूती मिले, ढांढस मिले। लेकिन मेरा मानना है उनकी मृत्यु के पीछे जो प्रमुख कारण है वो ज़मीन विवाद है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर मुझे एक लाइन में कोई पूछे कि झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं भी कहूँगा ज़मीन संबंधित कानूनें। अगर ज़मीन संबंधित विवाद को समाधान कर लिया जाए तो झारखंड की आधी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। JBKSS का आपने यहाँ पर गठन किया, एक पार्टी का गठन किया, आपने कहा है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में आप लड़ेंगे, इसका ऐलान आपने किया है। क्या कुछ तैयारियाँ हैं फिलहाल इसको लेकर? हाँ, तैयारियाँ हमारी ग्राउंड रूट पे चल रही है, क्योंकि इससे पहले सभाएं होती थी, हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग जुड़ते थे। लेकिन अब हम लोग चाहेंगे कि बूथ तक पहुँचेंगे, पन्ना तक पहुँचेंगे और एक एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँचकर हम लोग अपने संगठन का विस्तार कर सके, ताकि आने वाले चुनाव में हमारी दल को मजबूती मिल सके। आपने ये भी कहा था कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अब राज्य सरकार की ओर से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, लेकिन इसको भी लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि जब राज्य में नियोजन नीति, स्थानीय नीति नहीं है तो किस आधार पर नियुक्तियां हो रही है?
आपको क्या लगता है? बिल्कुल मेरा मानना है कि नियोजन नीति, पुख्ता नियोजन नीति रहे तो बेहतर होगी, नहीं तो फिर हमारे राज्य के जो मूलवासी हैं वो चले जाएंगे। शिक्षक तो बनेंगे, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, लेकिन जब तक झारखंड के लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो फिर राज्य के बनने का कोई मतलब ही नहीं है। बोरो प्लेयर के माध्यम से अगर हम लोग खेलेंगे, बोरो लोग आकर अगर यहाँ हमारी व्यवस्था को चलाएंगे तो फिर स्वशासन व्यवस्था को कोई मतलब नहीं, अलग झारखंड होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए एक नियोजन पॉलिसी बेहतर हो और मैक्सिमम यहाँ के लोगों को लाभान्वित मिले, यही हम लोग चाहेंगे। लेकिन सरकार की ओर से दावे तो किए जा रहे हैं जयराम महतो कि हम लोग तो नियोजन नीति बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेच फंस जाता है और इस तरीके की बातें सामने आती है। तो भाई आप ऐसे नियोजन नीति क्यों बनाते हैं जो पेच फंसता है? आपके पास इतने सलाहकार हैं जो लगभग IAS लेवल के हैं, वे आखिर कर क्या रहे हैं? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जानबूझकर आप ऐसी नियोजन नीति बनाते हैं ताकि समय भी गुजर जाए, चूँकि आपको वैकेंसी देनी नहीं है, समय भी गुजर जाए, लोगों को भावनाओं को भी कि भाई हम तो बताते हैं लेकिन राज्यपाल क्रॉस कर देती है या फिर कोर्ट में जाके फंस जाता है। तो एक बेहतर नीति बनाइए जो कहीं फंसे नहीं और इस राज्य के मैक्सिमम अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जो सपने से झारखंड राज्य अलग हुआ था, क्या वो सपना थोड़ा सा भी पूरा हुआ है? देखिए आप अगर हम कहें थोड़ा सा नहीं तो फिर ये बेईमानी होगी। कुछ कुछ हुआ है, लेकिन जिस सपने के साथ झारखंड अलग हुआ था वो संपूर्ण सपना और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो आज भी नहीं पूरा हुआ है। आज भी देखिए जो यहाँ के मूल निवासी हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अगर मान के चलिए बूढ़ाखाप में आंदोलन होता तो चलिए कहते हैं कि चलो भाई बूढ़ाखाप एक समस्या है। धनबाद में आपका बलियापुर में कचरा डंपिंग को लेकर आंदोलन हो रहा है। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भौरा, भागा बांध, जहाजटाण इत्यादि कोयला की जो खनन है उसको लेकर आंदोलन हो रहा है। पेटिया में आंदोलन हो रहा है। आप अगर बोकारो जाएंगे तो डालमिया में, BSL में अप्रेंटिस के माध्यम से इलेक्ट्रो स्टील में आंदोलन हो रहा है। तो आंदोलन हर जगह हो रहा है। इसका मतलब जिस ख्वाब के साथ, जिस सपने के साथ झारखंड अलग हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया है। देखिए हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जयराम महतो के साथ कई ग्रामीण इलाके से लोग जो है 60 किलोमीटर का पद यात्रा कर राजधानी रांची पहुंचे हैं और कई मुद्दों को लेकर यहां पर पहुंचे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि रामगढ़ इलाके में जिस तरीके से एक कंपनी को स्टेबल किया गया है 2004 में, उससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। सरकार एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।